नमस्कार साथियों, जय हिंद। और पिछली बार मैंने आपको एक कंसेप्ट से रूबरू कराया था। उस कंसेप्ट का नाम क्या है कि दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम एक्यूट एंगल ही लेंगे। वैसे तो दो एंगल होते हैं, थीटा और 180 माइनस थीटा, बट हमें थीटा से मतलब है। हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था, आज उस पर बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आप पे पहला क्वेश्चन क्या है। आप पे पहला क्वेश्चन है, देखिए जनरली आप पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन्स देंगे, उनके बीच का आपको एंगल निकालना है। प्लेन की वैल्यू है r डॉट आई प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5 एंड r डॉट 2i माइनस जे प्लस k इज इक्वल टू 8। ये आप पे क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेन्स के बीच का आपको एंगल निकालना है। जरा लाइटिंग देख लूँ फिर चलते हैं। चलिए, इतने से काम चल जाएगा। आप ये देखिए, आपको दो प्लेन्स के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। काफ़ी आसान है। अगर आप इसे कंपेयर करें विद, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट है। कंपेरिजन विद r डॉट n इज इक्वल टू p। तो आपको एक n ये मिला, एक n ये मिला, तो हमें क्या मिला, वी गेट, एक हमें n1 वेक्टर मिल गया। n1 वेक्टर कौन है, पहले से i प्लस जे प्लस 2k, और एक हमें n2 वेक्टर मिला जो दूसरे से मिला, कितना है 2i माइनस जे प्लस k है। ये हमें दो वेक्टर मिल गए। और आपको पता है इनके बीच के एंगल को एक चीज़ जोड़ती है जो कि है कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। आपको पता है क्या होता है, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू मॉड n1 मॉड n2 कॉस थीटा। कल कंसेप्ट पूरी तरीके से मैं समझा चुका हूँ कि हम वेक्टर पैरेलल वाले क्यों लेते हैं या नॉर्मल वेक्टर ही क्यों लेते हैं प्लेन के एंगल को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि जो दो प्लेन के एंगल होगा बीच का, वही उनके नॉर्मल्स के बीच का भी एंगल होता है। तो कॉस थीटा हो जाता है n1 डॉट n2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ n2। ये हम पे होता है। अब आप इसे ही आगे बढ़ाएं। n1 आपका कितना है, i प्लस जे प्लस 2k है। इसको डॉट करेंगे n2 के साथ जो कि है 2i माइनस जे प्लस k, और नीचे लगाएंगे मॉड्यूलस पहले n1 का, i है, i का होगा 1 का स्क्वायर, j है, j का होगा 1 का स्क्वायर, k है 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आगे n2 का मॉड करना है। तो जो कि होगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोनों एक ही चीज़ आएंगे, कितने, √6 के बराबर आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू देखो कितनी आई, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट करना है। 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 हुआ, -1 इंटू 1 कितना हुआ, -1 हुआ, और 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 हुआ। नीचे रूट देखें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। तो यहाँ पे भी √6 आएगा, यहाँ पे भी √6 आएगा। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 और 2 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 आया, और √6 बनेगा √6 का होल स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। बट कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कॉस की वैल्यू क्या हो, 60 डिग्री हो। और 60 को हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, पाई के नीचे 3 लगा दिया, क्योंकि पाई 180/3 होता है, ठीक है। पाई 180 होता है, 60 हो गया 180/3। तो यहीं से आप कंपेयर करके देख लिए हैं कि थीटा की वैल्यू आइदर यू कैन से 60 डिग्री और आइदर यू कैन से इट इज़ पाई/3 इन रेडियंस, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री बोल देना या पाई/3 बोल देना, किसमें, रेडियंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन आप घर से करके आना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जरूरी नहीं कि हमेशा एंगल ऐसे ही आए, तो आप थीटा को कॉस इनवर्स जो भी अंदर आएगा a डॉट बी अपॉन मॉड बी भी लिख सकते हैं। तो आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं जिनके वेक्टर इक्वेशन है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 5। मैं बोलता हूँ ना, कुछ अननेसेसरी थिंग दे रखी, जैसे ये है, ये काम की नहीं है हम पे, तो सिर्फ n1 वेक्टर काम का है। एंड r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू 3। इसको आप करना जैसे मैंने अभी करा था क्वेश्चन। इसका आंसर आपका आना चाहिए, थीटा की वैल्यू आएगी
कॉस इन्वर्स यहाँ पे कैल्सी है, कैल्सी से निकाल लेना, इन दो 15/√731 आप पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 या 3, फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द प्लेन्स, प्लेन्स है दे रखे आपको, प्लेन्स हैं r.i+2j+3k इज इक्वल टू 13 एंड r.λi+2j-7k इज इक्वल टू 9 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों प्लेन तो इनके नॉर्मल्स भी, जैसे ये नॉर्मल हो गया n2 वेक्टर, वो नॉर्मल हो गया n1 वेक्टर। तो अगर ये दो प्लेन्स हैं, इसको बोल दिया π2, उसको बोल दिया π1, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर हुए, और वहीं से आपको लैम्डा की कंडीशन से वैल्यू निकालनी है। तो सिंस सिंपल सी बात आपको लिखना होता है, संबोधित करना होता है कि π1 परपेंडिकुलर है π2 के, तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो n1 वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ n2 के। इसका मतलब इनके बीच का थीटा एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया, और इसका मतलब cos 90 जो एंगल बनेगा एक्यूट, वो बनेगा आपके कितने के बराबर, 0 के बराबर। अब आपको यहाँ से दिख रहा है n1 वेक्टर कितना है, n1 वेक्टर है i+2j+3k, और आप पे n2 वेक्टर कितना है, n2 वेक्टर आप पे है λi+2j-7k। तो सिंपली हम cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि cos 90 बराबर होगा n1.n2 के, और अपॉन मॉड्यूलस हो जाएगा n1 का मॉड और n2 का मॉड। अब अपना समय इस चीज़ में व्यर्थ या वेस्ट ना करें कि इनका मॉड निकालने में, क्योंकि ऑब्वियसली cos 90 जीरो होता है, और ये दोनों चीज़ इधर जाके जीरो बन जाएगी। ऐसा बोलना बचपने में सही होता है, हालांकि आपको पता है मॉड्यूलस कभी भी जीरो नहीं होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट ही जीरो होगा। तो यहाँ से फाइनल कंडीशन ये आई कि n1.n2 जो होगा जीरो के बराबर होगा। ये आप वेक्टर इक्वेशंस में भी देख चुके हो और वेक्टर अलजेब्रा में भी समझ चुके हो। नाउ n1 क्या है, n1 ये रहा, n2 ये रहा, दोनों का डॉट करते हैं, लैम्डा और यहाँ पे 1 तो लैम्डा आया, 2 और यहाँ पे 2 तो 4 आया, -7 और यहाँ पे 3 -21 आया, 0 के बराबर, लैम्डा -17 0 के बराबर, और लैम्डा की वैल्यू आप पे 17 आ चुकी है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आप पे कितनी आ चुकी है, 17 आ चुकी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होगी प्लेन की, और अब आपको एंगल निकालना होगा। तो आपको भी पता है वहाँ पे एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाइड बाई a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर का रूट। तो आप पे क्वेश्चन है फाइंड एंगल्स बिटवीन प्लेन्स whose Cartesian equation are 7x + 5y + 6z + 30 is equal to 0 and 3x - y - 10z + 4 is equal to 0। यहाँ पे है। अब आप ये देख लीजिए, आप इसे कंपेयर करिए ऑन कंपेयरिंग विथ ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। पहले वाले के लिए 1 संबोधित करना, दूसरे वाले के लिए 2 को नोटेशन में लाना। तो a1 आपका कितना है, 7 है, b1 आपका कितना है, 5 है, c1 आपका कितना है, 6 है। हमें बच्चों d1 या d2 से मतलब नहीं है, हमें यही चाहिए। और साथ में आपका a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, -1 है, और c2 कितना है, -10 है। ये आप पे चीज़ें चल रही हैं। नाउ कार्टेशियन फॉर्म में एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। फार्मूला बार बार रिवाइज करते रहें, आपको याद हो जाएगा। अपन अंडर रूट a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर
प्लस a2², यहाँ पे चलेगा। और वैल्यू डाल दीजिए, a1 a2 7 और 3 21, b1 b2 5 और -1 -5, c1 c2 6 और -10 -60 अपॉन, ऑब्वियसली यहाँ मॉड नहीं आएगा, ऐसे ही चलेगा, अंडर रूट a1² b1² c1², 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, a2² है 3 का स्क्वायर 9, b2² -1 का स्क्वायर 1 और -10 का स्क्वायर 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 65 है, ये 21 है, कैंसिल होगा, 44 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं माइनस का 44। ऑब्वियसली आपको क्योंकि एक्यूट एंगल लेना है तो मॉड लगा लीजिए, कोई बात नहीं। माइनस का 44 आया। नीचे से देखें तो 49 है, 36 है, 25 है। आप तो कैलसी वाले भैया हैं। 6 और 5 11, 11 और 9 हो गया 20, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया 110। ठीक है, 9 और 5 14, 14 6 20 और 4 और 2 6 6 3 9 9 10 11, तो ये आ गया √110। ठीक है, एंड देन ये है आपका कितना, √110 दोबारा 100 + 9 109 और 109 + 1 110। तो आप पे कुल मिला के आया 44/√110 का स्क्वायर होगा, 110 क्योंकि 2 बार है, तो इसका मतलब ये बना 22/55 और ये बना 11 2 × 22, 11 5 × 55, जिसका मतलब थीटा की वैल्यू आपके सामने है cos इनवर्स 2/5, 2/5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू इतनी है, cos इनवर्स 2/5, इतना आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक मैंने लैम्डा की वैल्यू निकालने वाला कार्टेशियन फॉर्म में कराना है। पहले एक आपको वेक्टर इक्वेशन में करा दिया है। ठीक है, मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ तैयार करवा के जाऊँगा। तो नेक्स्ट देखिए, फाइंड लैम्डा निकालना है फॉर विच प्लेन्स हैं 2x - 4y + 3z = 7 एंड x + 2y + λz = 18 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर हैं तो आपको पता है फिर कंडीशन यही होती है कार्टेशियन में, cos 90 डिग्री = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 और अपॉन परपेंडिकुलर है ना, अंडर रूट क्या आएगा, a1² + b1² + c1², पूरा लिख दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, और √a2² + b2² + c2²। अब क्योंकि cos 90 कुछ और नहीं होता, जीरो होता है, ये चीज़ें दोनों जीरो नहीं हो सकती, तो फाइनली डॉट प्रोडक्ट ही जीरो होगा, मतलब जीरो बराबर होगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 के। और इसे कहने में हमें कोई संकोच या कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि a1 आपका 1 है और a2 आपका a1 आपका 2 है, a1 आपका कितना है, 2 है, और a2 आपका 1 है, प्लस b1 आपका -4 है और b2 आपका 2 है, प्लस c1 आपका 3 है और c2 आपका लैम्डा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 आ गया, यहाँ -8 आ गया, यहाँ पे 3 लैम्डा आ गया, 2 - 8 होगा -6 इधर जाके +6 +6 बराबर 3 लैम्डा के 3 2 जा 6, लैम्डा की वैल्यू आपकी प्यारी सी 2 आ गई। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। अगर ये आप क्वेश्चन पुराना वाला समझ पाएँ तो ये पुराना ही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें फाइंड करनी है क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन जो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 3, 2, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स x + 2y + 3z = 5 एंड 3x + 3y + z = 0।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से पास करे और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम ये बोल देते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन बी। अब थोड़ा कॉशियस हो जाइए। आपको देखिए, आपको जो रिक्वायर्ड प्लेन बनाना है वो इससे पास हो रहा होगा, ठीक है, और इनके परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा देंगे। बट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले ठीक से तो बनाओ। तो ए एक्स माइनस एक्स वन बनाई, याद आया, बी वाई माइनस वाई वन बनाई, सी जेड माइनस जेड वन बनाई और बराबर रख दिया जीरो के। अब सिंस दिस पासिस थ्रू, ये जो है ये पास कर रहा है किससे, पॉइंट P जो कि है x1 y1 z1, और वो कुछ और नहीं है, वो है -1, 3, 2। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें x तो इक्वेशन के लिए चाहिए होता है, y भी और z भी। x1 y1 z1 की जगह पासिंग पॉइंट डालते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को बना दिया, ये a है, और x माइनस x1 क्योंकि खुद माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस b y माइनस y1 तो y1 3 है, प्लस c z माइनस z1 तो z1 2 है, और बराबर कितने के, 0 के। ये हमने ऐसा लिख दिया है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर है। नाउ दिस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, इसे पाई 1 मान लो और इसे पाई 2 मान लो। परपेंडिकुलर टू बोथ पाई 1 एंड पाई 2। ये जो हमारा प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके, इन दोनों प्लेन के। तो इनके नॉर्मल के क्या हुआ, पैरेलल हुआ, बोलो हाँ है ना। बट ये जो प्लेन है, अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर हुआ इस प्लेन के, चलो समझाता हूँ मैं। मान लो ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन है पाई, और ये पाई जो है ये यहाँ से परपेंडिकुलर है किस पे, किसी एक पे, मानो पाई 1 पे, ठीक है। तो पाई का नॉर्मल कैसे निकलेगा, देखो पाई 1 का नॉर्मल तो आपको निकालना है तो ऐसे निकालो, और पाई का नॉर्मल निकलेगा ऐसे। तो नॉर्मल्स के बीच में अभी भी एंगल कितना है, 90। तो आप यहाँ पैरेलल कंडीशन मत लगाना, आपकी कंडीशन तो अभी भी परपेंडिकुलर ही लगेगी, क्योंकि प्लेन के ये जो आपको डी आर्स दिख रहे हैं ए बी सी, ये प्लेन के डी आर में हो गए नॉर्मल के डी आर। ज़रा पानी पी लो फिर पढ़ा दूँ आपको, देख लीजिए। सारी बात यह है कि आप जैसे ही ए बी और सी निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। तो सिंस दिस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ पाई 1 एंड पाई 2, दस लिख लेना नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल्स ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 इसके। अब वही नॉर्मल वाला क्राइटेरिया लगाओ, cos 90 होता है 0। अपने रिक्वायर्ड प्लेन का डी आर है a, और पाई 1, पहले पाई 1 का देखेंगे, पाई 1 का डी आर है 1। फिर अपने नॉर्मल का डी आर है b, पाई 1 का है 2। फिर अपने नॉर्मल का डी आर है c, पाई 1 का है 3। ऐसे ही आपकी पहली इक्वेशन या कोई सी भी इक्वेशन बनी, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने रिक्वायर्ड प्लेन और पाई 2 के बीच में रिलेशन देखते हैं। अपने रिक्वायर्ड प्लेन का डी आर है a, पाई 2 का है 3। अपने रिक्वायर्ड प्लेन का डी आर है b, पाई 2 का है 3। अपने रिक्वायर्ड प्लेन का c है, पाई 2 का है 1। तो कुल मिला के बात यह है कि आप पे आया a प्लस 2b प्लस 3c कितने के बराबर, 0 के। और यहाँ से आया आप पे 3a प्लस 3b प्लस c कितने के बराबर, 0 के। इन दोनों में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है वो किसके कैसे होती है। a लिखा, यहाँ पे लिखा -b, यहाँ पे लिखा c, और बराबर कर दिया इसे k के। जब a निकालना है तो a को छुपा दिया, 2 × 1 कितना 2, 3 3 जा कितना 9, तो 2 माइनस क्या कर देंगे 9, ठीक है। जब दो इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो तो होता यही है क्रॉस मल्टीप्लाई। b निकालना है तो b को छुपा दो, 1 × 1 कितना 1, 3 3 जा कितना 9, तो यहाँ पे आ गया 1 - 9। जब c निकालना है, c को छुपाया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे आ गया माइनस।
तो आप देख सकते हैं बेटा ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 9 कितना है -7, इनको छुपाएंगे -7 के साथ जाएगा तो ए की वैल्यू -7 के आ गई। बी की वैल्यू कितनी आई बच्चे 1 माइनस 9 हुआ -8, माइनस दोबारा आया तो +8 हो गया और वहाँ पे जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 8 के। सी की वैल्यू निकालनी है तो यहीं से 3 माइनस 6 -3 हुआ उधर गया, सी की वैल्यू -3 के आ गई। इसे जैसे आप फर्स्ट में डालेंगे तो आप पे इक्वेशन आ जाएगी, कौन से फॉर्म में, ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए कितनी आ रही है, यहीं से देखिए कितनी आ रही है, तो आप पे आ रही है ए की जगह -7 के टाइम्स ऑफ x+1, बी की जगह 8 के टाइम्स ऑफ y -3 और सी की जगह -3 के टाइम्स ऑफ z -2 और बराबर बचे कितने के, 0 के। तो ये आप पे आया के, तो आप हटा देना, के तीनों से कॉमन आ जाएगा। मैं सीधा नंबर बताता हूँ, पहला आया -7x, फिर आया -7, फिर आया 8y, फिर आया 24, फिर आया -3z, फिर आया प्लस का 6 और यहाँ पे आया 0। अब कोशिश करेंगे कि एक साथ सम्मिलित होके कंबाइन करके लिख लें। तो -7x + 8y -3z, यहाँ से आया -7 और यह है -24, यह बना -31 और 6 प्लस का 25 और बराबर कितने के, 0 के। ये वाली x वाली चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो माइनस ये बराबर 0 के। क्या करा, या तो माइनस कॉमन ले लो या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो यही आएगा 7x - 8y + 3z, ठीक है, +25 = 0, -25 यहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पड़ा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।